हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रंजना अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जैसा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आई वॉज ईटिंग, मैं खा रही थी। ठीक है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम तो चल रहा था, लेकिन कोई समय बता दिया जाएगा, कोई पॉइंट बता दिया जाएगा, तो यह थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस आपका पूरा क्लियर हो जाएगा जब हम ये पूरा क्लियर करेंगे। देखिएगा कि पास्ट परफेक्ट सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है, उसकी पहचान क्या है, सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कॉन्ट्रैक्शंस देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ढेरों सारे एग्जाम्पल है, उसको देखेंगे। एक दो छोटा छोटा पैराग्राफ है, उसको देखेंगे। उससे पहले सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे कि डेफिनेशन क्या है। तो इट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस is generally used in a sentence to depict an action। क्या कह रहा है कि ऐसे सेंटेंस में डिपिक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है दैट स्टार्टेड एट सम टाइम इन द पास्ट। कि स्टार्ट कहाँ पे हुआ है? कुछ टाइम पे, कुछ पॉइंट पे पास्ट में। एंड कंटिन्यू अंटिल ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। जब तक कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं आ रहा है पास्ट में, तब तक वह कोई कंटिन्यू टाइम तक चल रहा था। देखिएगा यहाँ बार बार टाइम का जिक्र हो रहा है। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी कंटिन्यूअस टेंस है उसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दैट मीन्स की फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो इसी तरह से यहाँ भी बोलेंगे कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसको बोल सकते हैं। कंटिन्यूअस दैट मीन्स कि कोई काम कंटिन्यू चल रहा था। कंटिन्यू चलने का मतलब है कि वह कहीं ना कहीं वो काम क्या था? प्रोग्रेसिव मोड में था। जैसे अगर हम बोले कि नाउ आई एम टीचिंग, अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं, अगर अभी हम पढ़ रहे हैं, नाउ आई एम रीडिंग, तो कहीं ना कहीं ये पढ़ना और पढ़ाना जो है एक प्रोग्रेसिव मोड में था। दैट मीन्स काम चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगा, इसीलिए इसे प्रोग्रेसिव मोड भी कहा जाता है। ओके, तो कंटिन्यू। अब देखिए, जैसे कोई काम 6 से 7 चला, 7 से 8 चला, तो कोई टाइम स्पेसिफिक फिक्स हो गया ना कि 6 बजे से 7 बजे तक हम पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन आई वॉज रीडिंग पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि सीधे हम बोलते हैं कि हम पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा कि कहीं ना कहीं टाइम मेंशन रहेगा। अब देखते हैं और क्या क्या है। और एक बार हिंदी में देखते हैं कि क्या है कि जिन वाक्यों में क्रिया या काल में किसी निश्चित समय में शुरू हुआ था। ठीक है, किसी निश्चित समय में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही जारी था और कुछ समय बाद खत्म हो गया था। ठीक है, कोई निश्चित समय में शुरू हुआ था और भूतकाल में ही जारी था और खत्म भी हो गया था। इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है कि कोई भूतकाल में, उसी को हम ट्रांसलेट करके यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं। अब देखिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसा सब सेंटेंस में हम बताए कि इसका पहचान क्या है। ये तो एक बेसिक पहचान होगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग से भी समझना पड़ेगा कि यह सेंटेंस किस चीज का है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा नोट्स करके यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा गया है समय के साथ। ठीक है, तो ऊपर में भी आप देखे थे कि टाइम मेंशन था, और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि टाइम मेंशन है। ठीक है, तो वही चीज है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है, लेकिन रहा था, रही थी का ये मतलब नहीं कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को इसमें बनाइएगा। तो थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस जो बताया है उसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है? तो समय के साथ अब एग्जाम्पल और बनाएंगे क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, आप पढ़े थे कि सिंस और फॉर का यूज पढ़े थे कि कहाँ कहाँ, इससे पिछले क्लास में भी बताए थे कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, उसमें भी बताए थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से लिखे हैं, इससे कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहे तो ले लीजिएगा। ओके, अब देखिए सिंस का प्रयोग कैलेंडर, देखिएगा ध्यान से कि कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से देखिएगा। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं कि सिंस और फॉर के यूज में, और कभी कंफ्यूज नहीं हुई है, क्योंकि फॉर हमेशा टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड को दिखाने के लिए किया जाता है, एंड सिंस का यूज हमेशा एक पॉइंट दिखाने के लिए किया जाता है। उस पॉइंट में आप क्या क्या चीज दिखाते हैं उसको देखिएगा। जैसे घड़ी,
दिन के पहर, देखिए घड़ी, घड़ी में कितने 24 आवर होते हैं ना, 1 to अगर हम 12 आवर तक भी चले, 24 आवर तक भी चले, तो उसमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है 24 आवर में। कैलेंडर, कैलेंडर में 31 डेज होता है, ठीक है, तो डेज में से कोई भी डेज हो सकता है। घड़ी, दिन के पहर, दिन के पहर अगर हम बोले कि दोपहर, शाम, सुबह, तो उसको बोलते हैं पहर। जीवन की अवस्था, जीवन की अवस्था क्या हुआ, चाइल्डहुड, ठीक है, बचपन से, ठीक है, तो जीवन की जो अवस्था है तो उसको बोला जाएगा। तो आप देखिए एक एक करके ध्यान से देखिएगा, पॉइंट कैसे आप पॉइंट बताते हैं कैलेंडर में, कैसे डे में, और कैसे अवस्था में। इस तरह से मुझे लग रहा है कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। देखिए कैलेंडर में कोई भी डेज होगा, कैलेंडर में क्या क्या होता है, डेज तो होता ही है, मंडे ट्यूजडे, सबको ही जानना है कि मंडे ट्यूजडे कैलेंडर में सबसे पहले तो यही आता है। नेक्स्ट है डेट, कोई भी डेट रहेगा, जैसे 4 मई, 4 जून, 4 जुलाई, ठीक है, तो 5 मई, 5 जून, तो यहाँ पे एक डेट जो आप बता रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका ईयर्स में, ईयर्स आता है ना कैलेंडर में, 2004, 2003, 2000, तो कुछ भी जो ईयर्स हो, जितनी चीज कैलेंडर्स में आते हैं ना, ओकेजन्स, होली, दिवाली, ईटीसी, आप देखिए होंगे कभी भी कोई भी कैलेंडर रहता है उसमें क्या क्या मेंशन रहता है। संडे मंडे तो रहता ही है, दैट मीन्स कि कोई डेट रहता है 1, 2, 3, तो आप कोई भी डेट बोल सकते हैं, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 मई, तो आप जो डेट मेंशन करते हैं, ठीक है, तो वो कैलेंडर हो गया। एंड द ईयर, कोई भी ईयर आप मेंशन करते हैं तो ईयर हो गया। जैसे आप 2002 की बात करें, 2004 की बात करें, 2006 की बात करें, ईटीसी हो जाएगा, ठीक है। मंथ्स में उसी तरह से हम किसी भी मंथ्स को ले सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किसी भी मंथ्स को ले सकते हैं। ओकेजन्स, कोई भी ओकेजन्स आपका कैलेंडर में रहता है, मेंशन रहता है कैलेंडर में, जैसे होली, दिवाली, छठ पूजा, बहुत सारा फेस्टिवल्स है, ठीक है, ईद, सब कुछ रहता है उसमें लिखा हुआ, तो दैट इज द कैलेंडर। तो कैलेंडर के हर डे, हर चीज में आप सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ से जो भी लोग ये लेक्चर देख रहे हैं तो उनको याद जरूर होगा। नेक्स्ट है सिंस का यूज आप क्लॉक के लिए करते हैं। क्लॉक में देख लीजिए 6 o'clock, 8 PM, कुछ भी जो आप बोलते हैं, सिंस 8 PM, आई वॉज रीडिंग सिंस 8 PM, ठीक है। तो इस तरीके से आई हैड बीन, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम मेंशन करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर हैड बीन से होता है, आई हैड बीन रीडिंग सिंस 6 PM, ओके। तो क्लॉक हो गया, इसमें क्लॉक में 1 से 12 का जो इशू हुआ, 1 से 12 या 1 का 24, अगर रेलवे की घड़ी बात करें तो 1 से 24 होता है। तो आप कोई भी टाइम से बोलते हैं 8 PM, 6 o'clock, 7 o'clock, तो उससे पहले आप सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका जो आपका सिंस का यूज था, स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। स्टेजेस ऑफ लाइफ में आप क्या बोल सकते हैं, चाइल्डहुड, बचपना, ठीक है, बचपना बोल सकते हैं, बचपन से हम ये चीज करते हैं। एडोलसेंस, दैट मीन्स कि किशोरावस्था, यंगावस्था जो बोलते हैं उसको अब बोल सकते हैं आप। इस तरह से कोई भी लाइफ का स्टेज दिया रहा हो, ठीक है, तो वहां उस कंडीशन में आप सिंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट ऑफ ईच डे, ठीक है, पार्ट ऑफ ईच डे, दैट मीन्स कि कोई भी, जो हिंदी में हम लिखे थे कि पहर, जिसको आप बोल रहे थे कि पहर, पहर दैट मीन्स कि सुबह में, शाम में, रात में, मॉर्निंग, लास्ट नाइट, नून, तो कोई भी पहर आप किसी भी दिन में बता रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सिंस का यूज करते हैं। होप आपका क्लियर हो गया होगा कि सिंस का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। तो जब भी कोई कैलेंडर का चीज है, और कैलेंडर में बता दिए कि आपका क्या क्या चीज रहता है, एंड द स्टेजेस ऑफ लाइफ, एंड द पहर दैट मीन्स की पार्ट ऑफ ईच डे, एंड द स्टेजेस ऑफ लाइफ हो गया, कैलेंडर हो गया, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और फॉर के लिए बड़ा सिंपल है कि पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 2 आवर से, 5 आवर से, ठीक है, 6 साल से, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पीरियड दिखाते हैं, ड्यूरेशन दिखाते हैं कि हम 6 साल से काम कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो 6 साल था, तो यहाँ पे 6 साल आप कैसे मेंशन किए, यहाँ पे यूज ऑफ फॉर का यूज करते हैं, दैट मीन्स की यू आर शोइंग द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है, कि आप एक ड्यूरेशन बता रहे हैं टाइम का, दैट इज द कॉल, वहां पे आप फॉर का यूज कर सकते हैं। अब आपका क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन एंड द सिंस और फॉर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इसे पिछले क्लास में भी बताए थे हम, लेकिन थोड़ा सा इसे हम मॉडिफाई करके बताया है। अब देखिएगा कि इसमें स्ट्रक्चर क्या क्या है, बहुत आसान है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब 2 है, हैड है और बीन है। तो पहले एक बार देखिए कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जो लोग भी लेना चाहते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 and the next is
हैड प्लस बीन होगा यहाँ पे, हैड प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, जो भी अकॉर्डिंग टू आपका टाइम के अनुसार रहेगा, प्लस टाइम जो भी टाइम आपका दिया रहेगा, एंड सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार आप सिंस फॉर लगाते हैं। एंड देखिए तो सब्जेक्ट हैड बीन, यहाँ पे हैड बीन किसके किसके साथ आएगा, तो हैड बीन आपका सारे सब्जेक्ट के साथ आएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक लाइन में आप समझ लीजिए। जैसे हैज बीन था और हैव बीन था तो वहां पे डिफरेंसेस था, लेकिन यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप हैड बीन सबके साथ यूज करते हैं, दिस इज द प्लस पॉइंट। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या है कि आपको यहाँ पे याद करना नहीं है, आपको एक बार में बस समझ लेना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यू कैन यूज हैड बीन, एंड हैड बीन हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो यू कैन यूज हैड बीन विथ ऑल द सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं, चाहे आई हो, बी हो, ही हो, शी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, यू कैन यूज एवरी सब्जेक्ट। यहाँ पे आप सब सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन है। ध्यान में रखिएगा दो हेल्पिंग वर्ब है प्लस भी फोर वर्ब का फोर्थ वर्ब जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, एंड द ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर आपको बताए हैं कि सिंस फॉर रहेगा ही इस पे, और इसमें आप टाइम के अकॉर्डिंग लगा देंगे। टाइम अगर ड्यूरेशन में है जैसे 6 आवर्स है तो फॉर 6 आवर, ठीक है, 6 आवर से काम कर रहे हैं, 6 बजे काम करें, पॉइंट जब बता रहे मंडे से काम करें, दैट मीन्स की सिंस का यूज कर लेंगे। जब भी आपको कैलेंडर, घड़ी एंड द पार्ट ऑफ डे, एस्टेसिस ऑफ लाइफ शो करेगा, आप सिंस का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा कि यहाँ पे तो दो हेल्पिंग वर्ब है, तो जैसा लास्ट क्लास में भी हम बताए थे कि दो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे आप दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप नॉट लगाते हैं, क्योंकि नॉट लगाने का कंडीशन हम बताए थे कि आप नॉट कब लगाते हैं, तो जब आप नॉट लगाने के लिए क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट यूज करते हैं। अब यहाँ पे ट्रू हेल्पिंग वर्ब है तो दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में आप नॉट लगाते हैं। देखिएगा जैसे सब्जेक्ट हैड नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर ऑब्जेक्ट एंड द सिंस, और यहाँ पे स्ट्रक्चर आपका सेम जाता है। कंफ्यूजन कहाँ पे है, चेंजिंग कहाँ पे है, सबको जानना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं तो आप सेंटेंस को निगेटिव कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रू हेल्पिंग वर्ब है, हम दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में लगाए थे। तो यहाँ पे हम क्या किए, सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर टाइम के अकॉर्डिंग लगा देंगे, दैट्स क्लियर। अब देखिए आपको ये भी पता है कि आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब रहते हैं, जैसे इज दिस सीता, क्या यह सीता है, तो कैसे कहते हैं दिस इज सीता, यह सीता है। इज दिस सीता, क्या यह सीता है, तो कैसा हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं, उसी तरह से कोई भी इंट्रोगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब आगे करते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, हैड दिया हो गया है और बीन भी है, लेकिन आप एक हेल्पिंग वर्ब को आगे करिएगा, हैड को आगे करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो हेल्पिंग वर्ब है तो हैड बीन टोटल आगे नहीं कर दीजिएगा, ओनली एक आगे करिएगा, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। हैड को आगे करिएगा, उसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट एंड द विन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट एंड सिंस फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ से तीनों में सेम जा गया है, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर। आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज जो आ रहा है दोनों में, इसमें और इसमें चेंज आ रहा है, नॉट यहाँ पे लगाए हैं दोनों के बीच में, यहाँ पे हेड को पहले कर दिए हैं जैसा कि हर स्ट्रक्चर में करते हैं। जो भी लोग ये मेरा क्लास अगर देख रहे हैं, अगर ईमानदारी से देखे होंगे तो जरूर समझ गए होंगे कैसे स्ट्रक्चर बनता है, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, कैसे आप निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इंट्रोगेटिव निगेटिव में आपको बताए थे कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी सेम चीज रहता है। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले रहता है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट रहता है, ठीक है। जैसा कि हर स्ट्रक्चर में हम बताए हैं कि हेल्पिंग वर्ब पहले रहेगा और हर स्ट्रक्चर के बाद आप सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट आएगा। तो हैड सब्जेक्ट के बाद नॉट आया, प्लस बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, अकॉर्डिंग टू आपका टाइम मेंशन जो रहेगा उसके अनुसार आएगा। दैट्स क्लियर। अब देखते हैं कि WH फैमिली में, तो WH फैमिली में आप लोग को पता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन मार्क लगाते हैं किस कंडीशन में लगाते हैं कि WH फैमिली मेंबर को हम पहले रखते हैं, जैसे वाई व्हाट जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद विल, उसके बाद भी फोर ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। रटने की कोशिश नहीं करिएगा, बार बार हम इतना तोड़ के इसलिए बता रहे ताकि समझिएगा। फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस भी फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, टाइम के अकॉर्डिंग रहेगा,
एंड द नेगेटिव में हैड के बाद आप नॉट लगा दीजिएगा, उसके बाद बिन लगा दीजिए, बाकी द सेम है। उसके बाद इंट्रोगेटिव में आप हैड को पहले करते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद बीन बिफोर ऐसे आता है। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आप जानते हैं कि सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, हैड को पहले कर दिए, उसके बाद बीन, उसके बाद सेम है। उसके बाद डब्ल्यूएस फैमिली में डब्ल्यूएस फैमिली मेंबर के जो भी रहेंगे व्हाई व्हाट वेयर वो रहेगा। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट बीन बिफोर ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर, और उसके बाद आपका टाइम रहेगा। दैट्स क्लियर कि आपका स्ट्रक्चर क्लियर है। अब देखते हैं कि आपका यहाँ पे क्या दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि बोलचाल में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे अगर हम इस सेंटेंस की बात करें तो बोलचाल में कम यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप रिटन फॉर्मेट में कहीं भी लिखते हैं तो एक एडवांस फॉर्मेट यहाँ से शो होता है कि यू नो वेरी वेल इंग्लिश। जब भी आप इस तरह से मेंशन करते हैं, बोलचाल में भी हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन स्पोकन में तो कम यूज़ होता है। लेकिन आप जब स्टैंडर्ड एडवांस इंग्लिश बोलते हैं ना, तो उस कंडीशन में जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्रेम करते हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे आई हैड बीन, इसका कंस्ट्रक्शन फॉर्म क्या होगा, तो आई हैड बीन हो, बी हैड बीन हो, सब में सेम आता है, स्पेलिंग सब में सेम रहेगा। एच ए को यहाँ पे आउट किया गया है, एच ए को आउट किया गया है हैड से, हैड में एच ए डी है तो एच ए को हम यहाँ पे गायब कर देंगे, एच ए को हटाएंगे और केवल डी को रहने देंगे। आइड, बीड, यूज, डेड, हिड, सीड, इट, और उसके बाद जो आपका बिन रहेगा जो सेम रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए कि हैड बीन सब सब्जेक्ट के साथ है आपका, और सबका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और देखने का कोशिश करिएगा। आइड, बीड, यूज, डेड, हिड, सीड एंड द इट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देख लिए। अब देखिए निगेटिव के लिए भी वहां पे सेम है। जैसे आप नॉट के बाद निगेटिव में एन ओ टी के ओ को आप हटा देते हैं यहाँ पे एन ओ टी के, उसी तरीके से यहाँ भी हटाना है। हैड नॉट बीन को कैसे बोलेंगे, हैडंट बीन, ठीक है, हैडंट बीन। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैसे, हैड उसके बाद नॉट जो लगाएंगे तो उसमें ओ को नहीं लिखेंगे, उसके बाद ट्री को लिखेंगे, उसके बाद हैडंट बीन। दैट्स क्लियर, दैट इज द ऑल द कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ द दिस स्ट्रक्चर की पूरा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आप देख चुके हैं। तो होप आपका क्लियर हुआ होगा। एंड अब देखिए, जैसा कि हर टेंस पढ़ाने के बाद हम कुछ चीज बताते हैं कि आप यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए यूजेस पढ़ने से कंफ्यूजन क्या होता है कि बच्चे अगर सिर्फ इस पे रहे कि सेंटेंस की पहचान ये है तो वहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। जैसे अगर किसी भी टेंस को आप उठा लीजिए, वहां पे सिर्फ आप इस चीज को देख के पढ़िए कि यहाँ पे इसकी पहचान क्या है, सिर्फ वही चीज मेंशन से आप नहीं पकड़ सकते हैं सेंटेंस को। तो उसको अगर अच्छे से देखना है तो थोड़ा सा उसका यूजेस देखना है कि कहाँ कहाँ हम और करते हैं, जहाँ दूसरे तरीके से भी बोला जाएगा लेकिन सेंटेंस का मीनिंग अगर जा रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ तो हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे देखिएगा फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो लोग भी लेना चाहे। अब देखिए, टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंटिन्यू अप टू अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। क्या कह रहा है कि टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्शन, कोई पास्ट एक्शन के बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं ऑलरेडी स्टार्टेड, जो ऑलरेडी स्टार्टेड था, शुरू हो चुका था, ठीक है, एंड कंटिन्यू, कोई काम जो पास्ट में स्टार्ट था और कंटिन्यू था, अप टू अनदर एक्शन, जब तक दूसरा एक्शन नहीं हो रहा है, और टाइम इन द पास्ट, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। जब तक दूसरा काम नहीं हुआ तब तक वो चल रहा था। जैसे अगर हम बोले कि हम आपका इंतजार कर रहे थे जब तक आप नहीं आए थे, ठीक है, यानी हम तो वहां पे इंतजार कर रहे थे ना आपका, आप नहीं आए तो वहां पे एक काम चल रहा था, मेरे वेट करने का टाइम चल रहा था जब तक आप आए थे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो वही चीज यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑलरेडी कोई काम पास्ट में स्टार्ट हो चुका था और जब तक चला जब तक दूसरा काम नहीं हुआ, ठीक है। कंटिन्यू कब तक रहा एक्शन, देखिए कि द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर, लड़के जो है सॉकर खेल रहे थे, फॉर अबाउट एन आवर, एक घंटे से, व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, जब रेन स्टार्ट हुआ, यानी जब रेन स्टार्ट हुआ उससे पहले बच्चे खेल रहे थे। दैट मीन्स कि दोनों घटना, एक घटना हुआ था और एक घटना हो रहा था, तो उस कंडीशन में भी हम
यूज करते हैं। बाकी आपको सेंटेंस देखने से ही पता चल जाएगा। जब टाइम मेंशन जैसे फॉर एन आवर, 1 आवर से वह कर रहा था, यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ आवर दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज किया गया है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ आवर दे दिया गया है, फॉर का यूज किया गया है। क्लियर है कि 1 घंटे से हो रहा था। ओके, तो आपको पता है कि कोई भी चीज चल रहा था और हैड बीन लगा हुआ है और पास्ट टेंस में आप फॉर का यूज, सिंस फॉर का यूज किया, दैट्स क्लियर कि आपका उसमें जा रहा है टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए, टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट। देखिएगा, टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, आप एक्सप्रेस करते हैं किस चीज को, ड्यूरेशन को, कोई पीरियड को, बिफोर समथिंग इन द पास्ट। कब का, जब समथिंग कुछ पास्ट में। देखिए जैसे रिचर्ड नीडेड ए हॉलीडे बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ, कि आप कोई चीज पहले से कर रहे थे और आपको पास्ट में उसके आगे भी करना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में जैसे रिचर्ड नीडेड ए हॉलीडे, रिचर्ड को जरूरत है हॉलीडे का, जरूरत था क्योंकि वह 6 महीने से अच्छे से काम कर रहा था। बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ, वह 6 मंथ से कठिन परिश्रम, आप बोल सकते हैं कि हार्ड मेहनत कर रहा था, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। तो यहाँ पे रिचर्ड को हॉलीडे की जरूरत थी, दैट मीन्स कि एक्शन बाद में आया ना, और वो पहले से 6 मंथ से काम कर रहा है। तो वही चीज कर रहा है, टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट, कि आप जब कुछ चीज चाहिए होता था, यानी पास्ट में कुछ चाहिए था और उससे पहले जब आप कुछ ड्यूरेशन शो करते हैं तो उस कंडीशन में आप इसका यूज करते हैं। वही चीज है, रिचर्ड नीडेड ए हॉलीडे। हॉलीडे तो आप उसको बाद में जरूरत पड़ेगा ना, तो नीडेड ए हॉलीडे बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 मंथ, बिकॉज वह वर्किंग हार्ड कर रहा था, कब से, वो 6 मंथ से। द नेक्स्ट है, टू डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ समथिंग इन द पास्ट। यहाँ पे टू डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, किसी चीज का कारण अगर आप शो करते हैं कुछ चीजों का, तो वहां पे आप यूज करते हैं। जैसे ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन जॉगिंग, वह थक गया था। यहाँ पे आप रीजन बताए ना, क्यों, क्योंकि ही हैड बीन जॉगिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 2 काम को बताया गया है और एक काम लगातार चल रहा था, जैसे ही हैड बीन जॉगिंग एंड ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। क्यों, क्योंकि वह जॉगिंग कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए कि 3 कंडीशन था। एक था आपका कि टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्शंस ऑलरेडी स्टार्टेड एंड कंटिन्यू, कोई एक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था और कंटिन्यू था। अनदर एक्शन टाइम इन द पास्ट, जब तक दूसरा काम नहीं हुआ था। टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन बिफोर द समथिंग इन द पास्ट, टू डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, किसी चीज का कारण, कोई काम हो रहा है उससे पहले आप कोई ड्यूरेशन शो कर रहा है, जैसे उसको छुट्टी चाहिए था एंड क्योंकि वह काम 6 महीने से अच्छे हार्ड कर रहा था, तो इस कंडीशन में आप एक ड्यूरेशन शो कर रहे थे और वहां पे वह काम चल रहा था। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे आप डिफरेंस को पकड़ सकते हैं। और बोलचाल में जब आप इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप शो करते हैं कि आप एक एडवांस लर्नर है और एडवांस स्पीकर भी हैं और आप अच्छे से बोल भी रहे हैं। तो कोशिश करिएगा जब टाइम मेंशन करें तो इस स्ट्रक्चर का यूज करिएगा, तो एक तो स्टैंडर्ड उसका बढ़ेगा। एडवांस इंग्लिश में इसको काउंट किया जाता है। अब देखते हैं, जैसे 2-4 एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं सुबह से अंडे ही खाते जा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग एग सिंस मॉर्निंग। देखिए सुबह से, तो कैसे कैलेंडर बताए थे, कैलेंडर में टाइम में सुबह आता है। ठीक है, कैलेंडर मॉर्निंग, डे का यहाँ पे पहर हो गया, डे का पहर, दैट मीन्स की पार्ट ऑफ डे, यहाँ पे पार्ट ऑफ डे का बात हो रहा था तो सिंस का यूज कर लिए। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल था, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई एंड हैड बीन उसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब एंड द ईटिंग आपका वर्ब हो गया एंड उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है सो लगा दिए, बस खत्म है। देखिएगा एक स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ गए तो बाकी बहुत सारा स्ट्रक्चर आप खुद से बना सकते हैं। जैसे आई हैड बीन ईटिंग एग सिंस मॉर्निंग, सी हैड बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग, वह शाम से सो रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सी वॉज स्लीपिंग हम लिख देते, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सिंस, क्योंकि वह शाम से, टाइम मेंशन कर दिया। यहाँ पे सेंटेंस आपका चेंज होके पास्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। तो बस इसी चीज पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट है, आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, हम 1 घंटे से पत्र लिखे जा रहा था। ठीक है, मैं 1 घंटे से
पत्र लिखे जा रहा था। आई हैड बीन राइटिंग ए लेटर, यहाँ पे भी फॉर आ गया जो आपका हेल्प मेन वर्ब है। उसके बाद लेटर फॉर एन आवर, यहाँ पे फॉर क्यों लगा दिए, क्योंकि यहाँ पे आप एक ड्यूरेशन शो कर रहे हैं फॉर एन आवर, दैट मीन्स कि 1 घंटे से आप एक पीरियड शो कर दिए, ड्यूरेशन शो कर दिए, सो यू कैन यूज फॉर हियर। ओके, सो इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट, पूरी रात बारिश हो रही थी। ठीक है, देखिए पूरा यहाँ पे फिर टाइम मेंशन क्या कर दिए, पूरे रात। ठीक है, तो इट हैड बीन रेनिंग ऑल नाइट, वह रोज बगीचे में टहल रहा था। ही हैड बीन वॉकिंग इन द गार्डन डेली, देखिए फिर यहाँ पे टाइम मेंशन क्या है कि डेली, तो ही हैड बीन वॉकिंग इन द गार्डन डेली, वे 2 साल से घर ही बना रहे थे। ही हैड बीन बिल्डिंग ए हाउस फॉर 2 years, ही हैड बीन बिल्डिंग ए हाउस फॉर 2 years। नेक्स्ट है आपका, वह कुछ सालों से, ही हैड बीन कमिंग टू पेरिस फॉर ए फ्यू years, वह कुछ सालों से पेरिस आ रही थी। ठीक है, दैट मीन्स कि पेरिस आना जाना रहा होगा, तो उस कंडीशन में हम यूज किए। तो आप आज के लिए इतना ही रहने देते हैं कि देखिए कि कैसे उसका डेफिनेशन था। तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आपका एक भी टॉपिक में कंफ्यूजन हुआ तो स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो स्ट्रक्चर को रटिएगा नहीं, स्ट्रक्चर को समझने का कोशिश करिएगा। और 2-4 चीज अगर आप फिर से हम वही चीज बताएंगे कि प्रैक्टिस अगर आप आमने सामने के लोगों को देख करके कर लीजिएगा, जैसे जितने सारे फैमिली मेंबर्स है आपके साथ में, जितने आसपास के फ्रेंड्स है, वो कुछ घंटों से क्या कर रहे थे। ठीक है, अगर पास्ट की या कल वो इतने बजे से इतने बजे तक क्या कर रहे थे। ठीक है, एक टाइम पूरे दिन वो क्या कर रहे थे, मॉर्निंग से वो क्या कर रहे थे, शाम से वो क्या कर रहे थे, कल पूरे नाइट वो क्या कर रहे थे। तो इस तरीके का अगर आप कंडीशन लिखना शुरू कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका रिटेन स्किल भी बढ़ जाएगा, स्पोकन स्किल तो बढ़ेगा ही। तो उसी चीज को लिखना और बोलना दोनों पे काम करना शुरू करिए। ठीक है, तो थॉट्स लाने की जरूरत नहीं है, थॉट्स हम खुद बता दिए कि कहाँ से लिखिएगा। जो भी आसपास लोग दिख रहे हैं वो कल नाइट क्या कर रहे थे, कल मॉर्निंग से वो लोग क्या कर रहे थे। ठीक है, और कहीं ना कहीं कोई भी कोई काम करता है तो 1 सेकेंड में तो फिनिश नहीं हो जाता है, तो वहां पे कोई ड्यूरेशन पीरियड जरूर चल रहा होगा, मॉर्निंग से, सुबह से। 4 जून को आप क्या कर रहे थे, ठीक है, 5 जून को आप क्या कर रहे थे, 1 जनवरी को आप क्या कर रहे थे। तो एक कोई पार्टी का भी इवेंट आप बता सकते हैं कि उस तरह से आप क्या कर रहे थे। तो ये रहा मेरा आज का क्लास। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।